ओके सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत अच्छे हैं और सभी की सेहत भी बहुत अच्छी है। बच्चे, जब हम बायोटेक्नोलॉजी की बात कर रहे होते हैं तो हम दरअसल उस तकनीक की बात करते हैं जिसके जरिए हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट बना सकें जो हम ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल हों। ये बात तो हमारी एनसीईआरटी की डेफिनेशन से भी क्लियर हो जाती है, लेकिन अगर हम एक्चुअली इसको परफॉर्म करने जा रहे होते हैं तो हमें न्यूमरस ऐसे स्टेप्स लेने होते हैं जो कि बहुत क्रूशियल हैं। सबसे पहले तो आपको किसी सोर्स का पता लगाना होगा जिसके अंदर हमारे डिजायर्ड कैरेक्टर्स एग्जिस्ट कर रहे हों। वहां से उस कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करना होगा और फिर किसी होस्ट के अंदर उसे इनकॉर्पोरेट करवाना होगा ताकि उस होस्ट के अंदर वो डिजायर्ड कैरेक्टर अपीयर हो जाएं। इस पूरी प्रोसेस के दौरान हमारा सबसे ज्यादा फोकस अगर किसी एक मॉलिक्यूल पर होता है वो है डीएनए, क्योंकि अल्टीमेटली हर ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स जिनके ऊपर पाए जाते हैं वो डीएनए ही है और जो पार्ट इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है उसे जीन कहा जाता है। तो आखिरकार हम इस पूरी प्रोसेस के दौरान कैसे डील कर रहे होते हैं डीएनए के साथ, यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आज के इस सेशन में मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूं कि कैसे आखिरकार हम डीएनए एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं सोर्स से, ताकि अल्टीमेटली हम बायोटेक्नोलॉजी में उसे यूज कर पाएं। तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को एंड तक, आपको एकदम सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए डियर स्टूडेंट, ये सेटअप जो आप देख रहे हैं ये 3D सेटअप हमने यहां पर आपके सामने प्रेजेंट किया है, जिसके अंदर यूज में आने वाली चीजें सारी की सारी बायोटेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड हैं। यह होता है पिपेट, जिसके माध्यम से हम ऐसा सक्शन प्रेशर क्रिएट करते हैं जिससे किसी सैंपल को हम उठा सकते हैं। इसके टिप पर ही ये नोजल्स अटैच किए जाते हैं ताकि जब हम सक्शन डेवलप करें तो सैंपल उसके अंदर आ जाए और फिर उसे हम फर्दर आगे यूज करें। ये जो आप देख रहे हैं ये एक ट्यूब है जिसके अंदर हम हमारे सैंपल्स को या सैंपल के ऊपर में यूज किए जाने वाले एंजाइम्स को, बफर्स को साथ में रख सकते हैं। फिर आप यहां पर देख रहे हैं एक फ्लास्क। दरअसल इस फ्लास्क के अंदर सोर्स सेल है जिसके जरिए हम लोग एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं हमारे डिजायर्ड जीन को। तो आप यहां पर जो भी देखेंगे सोर्स के रूप में सेल, अगर वो बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया है यहां पर। अगर हम बात कर रहे होते किन्हीं और सेल्स की, जैसे अगर प्लांट सेल्स की बात करें हम, तो प्लांट सेल को क्रश करके जो भी उनका आउटकम है उनको सैंपल के रूप में यूज किया जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो जीन पाई जाती हैं वो न्यूक्लिक एसिड पर पाई जाती हैं, डीएनए पर पाई जाती हैं। तो उसको अगर हम चाहते हैं सेल से बाहर निकालना तो उसके लिए सेल का रप्चर होना बहुत जरूरी होता है। तो अगर हम यहां पर बैक्टीरियल सेल की बात कर रहे हैं तो बैक्टीरियल सेल को भी अल्टीमेटली हमें ब्रेक डाउन करना होगा और उसके लिए फिर यूज में आते हैं ऐसे लाइसिस बफर जो कि कह सकते हैं कि बैक्टीरियल सेल के सेल वॉल को ब्रेक कर दे और उसे कंपोनेंट को बाहर ऊज आउट करवा दे। फिर आप यहां पर प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स देख सकते हैं, क्योंकि जो भी सेल्स पाई जाती हैं, सेल्स के अंदर में से जो प्रोटीन है उनको ब्रेक डाउन करना भी जरूरी होता है ताकि डीएनए पर कोई भी ऐसा आप कह लीजिए अनवांटेड प्रोटीन बाइंड ना रह जाए जो कि हमारे आउटकम को यानी कि डीएनए एक्सट्रैक्शन को अफेक्ट कर सके। फिर आप यहां पर राइबोन्यूक्लियस भी देख रहे हैं, क्योंकि आरएनए अपने आप में मॉलिक्यूलर तौर पर अलग होता है डीएनए से। होने को दोनों ही न्यूक्लिक एसिड हैं, पर हम जब जीन के बारे में बात कर रहे होते हैं, वो भी स्पेसिफिक जीन के बारे में, तो हमको सोर्स के रूप में डीएनए चाहिए, ना कि आरएनए। ठीक है, आरएनए को अगर यूज किया जाता है तो वो थोड़ा सा और एक लेंथी प्रोसेस बन जाती है जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का यूज करते हुए फिर दोबारा से उससे सीडीएनए बनाया जाता है। पर उन सब पर ना जाते हुए फोकस इसी पर किया जा रहा है कि कैसे हम सोर्स सेल से अल्टीमेटली डीएनए को अलग कर लें। ठीक है, तो ये सब यहां पर यूज में आने वाले हैं। अब मैं यहां पर शो करता हूं कि आखिरकार ये आप करेंगे कैसे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये पिपेट जब हम यूज करते हैं तो यहां इसके ऊपर में नोजल अटैच किए जाएंगे और फिर सैंपल को कलेक्ट कर लिया जाएगा। ये सैंपल में ध्यान रखिए, अगर हम यूज कर रहे हैं बैक्टीरिया को तो बैक्टीरिया दिखाई देगा। बैक्टीरिया जो है ये अब लाकर यहां पर रख दिया गया है इस ट्यूब के अंदर में और फर्दर आगे तैयार है आगे की प्रोसेस के लिए। आगे क्या करना होगा, बैक्टीरियल सेल्स जो होती हैं अब इन्हें ब्रेक डाउन करना होगा हमें, क्योंकि तभी बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो बाहर आ पाएगा। तो अब हम देखें तो लाइसिस जो बफर है ये अब इसी तरीके से लाकर इसमें एड ऑन कर दिया गया है। अब अगर आप फोकस करें तो यहां पर जो बैक्टीरिया है उस पर लाइसिस बफर का असर भी देखने के लिए हमें मिल जाएगा। हम इसे चेकआउट करने के लिए थोड़ा सैंपल स्लाइड के ऊपर में रख के ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। तो अगर हम इस पे ऑब्जर्व करें तो हमको दिखाई देगा
कि जो बैक्टीरियल सेल हैं उनकी सेल वॉल रप्चर होने लग गई हैं इस तरीके से, और जो कंपोनेंट है वो बाहर ऊज आउट होने लग गया है। कंपोनेंट के तौर पे क्या आएगा? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, आप कह लीजिए कि अल्टीमेटली है बैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोट है, तो उसका डीएनए, आरएनए ये सब भी बाहर आ जाएंगे। तो ये स्थिति कमोबेश इस लाइसिस बफर के यूज होने से क्रिएट हो जाती है इस सैंपल के अंदर में। क्लियर है बात? तो अब आगे की प्रोसेस में हम क्या देखेंगे? हमें यहां पर ना केवल डीएनए को बाहर निकालना है, बल्कि जो प्रोटीन्स उस पर बाइंड कर गए हों या आरएनए उससे अटैच हों उन्हें भी डिग्रेड करना है। इसलिए वन बाय वन हम उनके ब्रेकेज के लिए भी एंजाइम्स यूज करेंगे। जैसे आप यहां पर प्रोटीएज ऐड कर रहे हैं ताकि प्रोटीन्स ब्रेक डाउन हो जाएं और अल्टीमेटली हमें डीएनए ही मिले। आगे आप यहां पर ऑब्जर्व करें तो आप यूज करेंगे यहां पर राइबोन्यूक्लियस। अब आप सोच सकते हैं सर राइबोन्यूक्लियस को क्यों तोड़ना जरूरी है? आप सोचकर देखिए, डीएनए के ऊपर जब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस चल रही होती है उस दौरान आरएनए भी काफी हद तक डीएनए के पास में ही रहते हैं। हम नहीं चाहते कि वो कहीं से भी अब्रप्शन क्रिएट करें, हमें यहां पर प्योर डीएनए चाहिए, तो उसके लिए ये राइबोन्यूक्लियस भी यूज किए जाते हैं। तो अल्टीमेटली प्रोटीन भी डिग्रेड हो जाएगा और राइबोन्यूक्लियस भी, और बच जाएगा हमारा डीएनए। तो ये बात ध्यान में रखते हुए अब हम आगे की जो प्रोसेस है उस पर बढ़ते हैं। तो आप जो भी कंपोनेंट अब इस ट्यूब के अंदर हैं उन्हें आप सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए लेकर जाएंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम बहुत ही तेज गति के अंदर में इस ट्यूब को सर्कुलर वे के अंदर में मूव कराएंगे, जिससे इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो सेपरेट हो जाएं। इस प्रोसेस को अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन कहा जाता है। हम यहां पर थोड़ी सी बैलेंसिंग इसको देने के लिए दोनों तरफ में ट्यूब्स रखेंगे और फिर इसे एक सर्टेन आरपीएम के ऊपर में रोटेट करवाएंगे। आप यहां पर देखते हैं कि जब कभी इस तरीके से हम सेंट्रीफ्यूगेशन कर रहे होते हैं तो आपने जैसे फिजिक्स में पढ़ा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, जो भी डेंसर पार्टिकल्स होते हैं, लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, उन पर एक अलग तरह का फोर्स लग रहा होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि उनको बेस की तरफ में शिफ्ट करता जाता है। तो जब सेलुलर कंपोनेंट डिग्रेड हो जाते हैं तो उनसे भी जो सेल डिब्री बनती हैं, सेल के टुकड़े बनते हैं, वो वेट के अंदर काफी ज्यादा हैं। आप जब सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो वो सब यहां पर बेस की तरफ चले जाएंगे और जो लोअर वेट के न्यूक्लिक एसिड हैं या आप कह लीजिए आरएनए फ्रेगमेंट्स हैं, वो सब आपको अपर लेवल के ऊपर में देखने के लिए मिलेंगे। तो देखिए जरा ये किस तरीके से होता है। यहां पर सेंट्रीफ्यूगेशन करने के लिए एक ट्यूब एक अलग से भी रख दी गई ताकि बैलेंसिंग बनी रहे इसकी, और यहां पर काफी तेजी से इसको एक सर्टेन टाइम के लिए रोटेट करवाया जाता है ताकि इस पर सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रभाव पड़े। और अब जब आप इसमें से एक्सट्रैक्ट करेंगे, बाहर निकालेंगे ट्यूब को, तो आप देखेंगे कि इसके कंपोनेंट अलग अलग हो चुके होते हैं। तो यहीं पर आपको ऑब्जर्व हो रही है अलग अलग लेयरिंग। जैसे नीचे प्रोटीन्स की लेयरिंग आपको दिखाई दे रही है, ये सब दरअसल सेल डिब्री है, ठीक है, टुकड़े हैं सेल्स के, प्रोटीन्स हैं, ये सब डाइजेस्ट हो चुके हैं, आरएनए डाइजेस्ट हो चुका है और डीएनए हमारा हमको यहां पर ऑब्जर्व होगा। लेकिन अभी आपको यहां पर डीएनए दिखाई नहीं दे रहा है। आप यहां पर मान रहे हैं कि डीएनए एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको यह बताना बहुत जरूरी है कि डीएनए यहां पर सोल्यूबलाइज फॉर्म पर है, ठीक है। डीएनए ऐसे ही हमें दिखाई नहीं दे जाएगा, इसके लिए डीएनए का प्रेसिपिटेशन होना जरूरी होता है। तो आगे बढ़ते हुए हम यहां पर क्या करेंगे, अब इथेनॉल का यूज करेंगे। हमारी एनसीईआरटी भी कहती है कि चिल्ड इथेनॉल इसके लिए यूज किया जाता है। तो आमतौर पर हम ये बात जब कहते हैं कि डीएनए वाटर के अंदर में सॉल्यूबल होता है, ठीक है, उसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स रहते हैं, आप कह सकते हैं उसके जो फॉस्फेट और शुगर की जो बोन बैकबोन रहती है, वहां पर फॉस्फेट पोर्शन जो है वो वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है, इसलिए जो डीएनए है ये काफी हद तक सॉल्यूबलाइज रहता है। अगर हम चाहते हैं ये प्रेसिपिटेट हो, यानी वाटर की जो इंटरेक्शन है डीएनए के साथ में उसे तोड़ना होगा, और इसी यहीं पर यूज में लिया जाता है इथेनॉल। तो इथेनॉल यहां पर यूज कैसे लिया जाएगा, सिमिलर वे के अंदर जैसे हमने पहले देखा था। एक वेल्स जो है यहां पर ली जाएगी और फिर यहां पर इथेनॉल पोर कर दिया जाएगा हमारे इसी ट्यूब के अंदर में। यह प्रोसेस करते वक्त यह बात ध्यान रखी जाती है कि इथेनॉल चिल्ड होना चाहिए। फिर जब हम यहां पर पोर कर देते हैं इथेनॉल, तो यह वाटर कंपोनेंट को डीएनए से दूर करता है, जिससे डीएनए प्रेसिपिटेट होने लग जाए। तो आप भी देखेंगे यहां पर कि डीएनए जब प्रेसिपिटेट हो जाएगा तो वो इस तरीके से हमें अलग से दिखाई देने लग जाता है। तो ध्यान दीजिए, प्रेसिपिटेट्स दिखाई दे जाते हैं,
इसीलिए हम चाहते हैं कि डीएनए यहां पर अलग से प्रेसिपिटेट के रूप में आ जाए और हम उसे एक्सट्रैक्ट आसानी से कर पाएं। पहले हमें पता था कि सुपरनेटेंट के अंदर डीएनए है, लेकिन हम उसे अलग नहीं कर पा रहे थे। अब हम उसे अलग कर सकते हैं। तो यहां पर एक ग्लास रॉड को यूज करते हुए जो भी हमको यहां पर डीएनए दिखाई दे रहा है, इसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। और यही मेथड हमारी एनसीईआरटी के अंदर में स्पूलिंग के रूप में आई है। तो बच्चे, इस तरीके से हम लोग यहां पर जो भी सोर्स है डीएनए का, या फिर आपका ये डिजायर्ड हमारे जीन का जिससे हमको एक्सट्रैक्ट करना है, हम वहां से डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं इस तरीके से जब हमने एक एक स्टेप के जरिए इसको समझा है, आपको अच्छे से क्लैरिटी आ गई होगी कि अल्टीमेटली जो सोर्स डीएनए है उसको एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं ये जो वीडियो है आपको क्लैरिटी देने वाला रहा हो। जरूर इसे शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि उन्हें भी ये प्रोसेस अच्छे तरीके से समझ में आए। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये है आप सभी के लिए लास्ट मौका टू गेट एनरोल्ड इन नीट 2025 प्रिपरेशन बैचेस, क्योंकि यहां पर हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं एक जबरदस्त फास्ट ट्रैक बैच, दैट इज योद्धा फास्ट ट्रैक। ये दरअसल 18 सितंबर से स्टार्ट होने जा रहा है बैच, और आपके मिड जनवरी के अंदर में ही ये समापन भी हो जाएगा। एक फास्ट वे के अंदर में प्रिपरेशन रहेगी, लेकिन कंप्लीट प्रिपरेशन रहेगी। यहां भी मिलते हैं आपको इंटरेक्टिव लाइव सेशन के साथ साथ डीपीपी सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। तो जरूर आप एनरोल करिए, और जिनको भी एक सिंसियर और डेडिकेटेड मैनर के अंदर में एनसीईआरटी प्रिपेयर करनी है, उसकी प्रैक्टिसिंग करनी है, वे जरूर लें एनबीटीएस यानी एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज। इसके अंदर मिलते हैं आपको टोटल 62 टेस्ट, जिनमें से 37 आपको ऑनलाइन मिलते हैं, जिनमें 12 आपको पीवाईक्यूज भी मिलेंगे। इसके अलावा 25 आपके ऑफलाइन टेस्ट मिलते हैं, जो आपको होम तक डिलीवर किए जाते हैं। इनको सॉल्व करने के लिए आपको ओएमआर शीट भी मिलती है, डाउट की बुकलेट भी मिलती है, और साथ साथ वीडियो सॉल्यूशन भी मिलता है। और आप हर टेस्ट के अंदर अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर पाएं, इसके लिए मिलता है आपको अड्डा इंप्रूवमेंट बुक। तो इन दोनों को आप अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग कोड ZBVS टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। तो जरूर अवेल करिए इनकी, और बी प्रिपेयर्ड फॉर योर नीट 2025